गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय अपवाह तंत्र के बारे में, यानी भारतीय अपवाह तंत्र को क्या किया गया है। तो भारतीय अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें क्या होता है कि पहला भाग जो है जिसको आप क्या कहते हैं, हिमालयी अपवाह तंत्र, और दूसरा भाग जो होता है वो क्या है, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र और हिमालयी अपवाह तंत्र को भी क्या किया गया है, अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें क्या है कि हिमालयी अपवाह तंत्र को देखा जाए तो उसमें पहला जो बांटा गया क्या है, तो एक है गंगा तंत्र, दूसरा आपका सिंधु तंत्र और तीसरा आपका ब्रह्मपुत्र तंत्र। यानी कि जैसे क्या है कि हिमालयी अपवाह तंत्र कहने का मतलब कि हिमालय और हिमालय से निकलने वाली सारी नदियां, जिसमें क्या है कि एक नदी जो निकलती है यानी गंगा तंत्र जिसको आप कह रहे हैं, तो गंगा नदी और गंगा की सारी सहायक नदियों को जब हम आप पढ़ते हैं तो क्या होता है, गंगा तंत्र कहते हैं। जैसे क्या है कि दूसरे वाले में सिंधु तंत्र की बात की जाती है, तो जिसमें क्या करते हैं, तो सिंधु नदी और सिंधु के सहायक नदियों के बारे में हम जब चर्चा करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, सिंधु तंत्र कहते हैं। ब्रह्मपुत्र तंत्र यानी ब्रह्मपुत्र नदी और क्या है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इसको क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र तंत्र के नाम से जानते हैं। जो भारत के दूसरा अपवाह तंत्र को क्या किया गया है, तो प्रायद्वीपीय भारत के नदियां जो है यानी दक्षिण भारत की नदियों को कई बार प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। और दक्षिण भारत की नदियों को क्या किया गया है, दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग क्या है, तो बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदी, और दूसरा भाग जो है वो क्या है, तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो हम लोग क्या किए थे कि पिछले क्लास में जो चर्चा किए थे कि भारतीय अपवाह तंत्र पे हम लोग बात करेंगे, तो इसमें क्या है, तो हिमालयी अपवाह तंत्र यानी हिमालय और हिमालय से निकलने वाली संपूर्ण नदियों में से एक अपवाह तंत्र जो है आपका कौन सा, गंगा तंत्र है, जिसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए आप, गंगा नदी तंत्र, इसके बारे में चर्चा करेंगे। गंगा नदी तंत्र कहने का मतलब ही सीधा सा है भाई कि गंगा नदी और गंगा की पूरी सहायक नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो गंगा नदी है, इस गंगा नदी को देखेंगे तो भारत की सबसे लंबी नदियों की अगर बात करें तो सबसे लंबी नदी अगर कोई है तो गंगा नदी, जो क्या करती है भाई, तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से निकलती हुई 2525 किलोमीटर की यात्रा करती हुई ये क्या करती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन ये तो क्या है कि आपका वन लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन जब क्या है कि देखेंगे और बिल्कुल पूछेंगे, देखेंगे हम लोग एक एक करके कि कौन कौन सी ऐसी नदी है जो क्या है कि गंगा की सहायक नदी है और गंगा से आके मिलती है, और किधर किधर से मिलती है, हम लोग इस पे बिल्कुल विस्तार में चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि गंगा नदी का जो है उद्गम स्थल, गंगा नदी जो है निकलती कहाँ से है। तो अगर गंगा नदी के उद्गम स्थल की बात करेंगे तो एक बहुत बड़ी सी ये जो झील आपको दिखाई दे रही है, जिसको आप क्या कहते हैं, तो तिब्बत की मानसरोवर झील, एक बहुत बड़ी सी झील है तिब्बत में, जो किसको क्या कहते हैं आप, तो तिब्बत की मानसरोवर झील। और इसी तिब्बत के मानसरोवर झीलों में क्या है, तो तीन बड़े बड़े झीलें हैं, जिसमें आपका एक है चेमायुंडुम झील, और दूसरा आपका राकसताल झील, और तीसरा जो आपका क्या है, तो गोमुख झील। ठीक है, हमने आपसे बात किया हिमालयी अपवाह तंत्र की, यानी कि जितनी भी हिमालय से नदियां निकलने वाली हैं वो कहाँ से, तो तिब्बत के मानसरोवर झील से। और तिब्बत के मानसरोवर झील में तीन बड़े बड़े झीलें आपकी, चेमायुंडुम झील, राकसताल और आपकी कौन सी, तो गोमुख झील। चेमायुंडुम झील से कौन निकलती है नदी, तो सिंधु नदी, और
और सिंधु की सारी सहायक नदियां इधर से क्या करती है, जाके मिलती हैं। तो जब हम लोग अगले वीडियो में सिंधु तंत्र पे बात करेंगे तो बहुत अच्छे से क्या करेंगे, सिंधु नदी और सिंधु के सहायक नदियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। हालांकि सिंधु नदी जो इधर से निकलती हुई आपकी क्या करती है, जाती है, तो इधर से झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये सभी नदियां इधर आपके क्या है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सराय हिंद में मिलने के बाद फाइनली ये क्या करती हैं, इधर से अरब सागर में आके गिरती हैं। तो सिंधु नदी तंत्र पे हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्स में बात करेंगे। फिलहाल अभी इसके लिए यहाँ तक। और यहीं से जो ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर रहे थे आप, जिसको आप तिब्बत में, तिब्बत वाले एरिया में शांगपो के नाम से जानते थे, तो ये भी नदी कहाँ से निकल रही थी, तो तिब्बत के मानसरोवर झील का जो एक पार्ट आपको दिख रहा है, चेमाडुंगजुंग झील वाला, यहीं से क्या हो रहा था, तो सिंधु और आपकी ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों का उद्गम स्थल हो रहा था। कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि जो आपकी सिंधु नदी या आपकी कौन सी ऐसी दो हिमालयी नदियां हैं जिनका उद्गम स्थल जो होता है ना वो एक ही स्थान से है, तो कौन सी ऐसी, तो इधर से सिंधु नदी और दूसरी आपकी ब्रह्मपुत्र वाली दिख रही थी। और इसी मानसरोवर झील का एक पार्ट आपका कौन है, तो ये आपका राकस ताल है। और राकस ताल से कौन सी नदी निकल रही थी, सतलज नदी निकल रही थी, जो सिंधु की सहायक है। हम लोग बात करेंगे किस पे, तो गोमुख पे बात करनी थी, यानी कि हमको पढ़ना क्या था, तो गंगा तंत्र के बारे में चर्चा करना था, यानी गंगा नदी और गंगा की सारी सहायक नदियों के बारे में। तो गंगा नदी निकलती कहाँ से थी भाई, तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील है, और उसी झील में एक बड़ी सी झील बढ़ती है आपकी, जिसका नाम क्या है, गोमुख झील। और इस गोमुख झील में भी क्या है, तो तीन बड़ी बड़ी झीलें हैं, जिसको आप क्या देखते हैं, तो एक झील का नाम क्या है, यमुनोत्री, दूसरी आपकी गंगोत्री, और तीसरी जो है आपकी शतोपथ जो ग्लेशियर है। तो ये तीनों से, तो गंगा नदी की जो उत्पत्ति है ये कहाँ से, तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित ये जो आपका ग्लेशियर देखा ना गंगोत्री, तो गंगोत्री हिमानी से क्या होता है, गंगा नदी का उद्गम स्थल होता है। और गंगा नदी को उत्तराखंड में आप किस नाम से जानते हैं भाई, तो इसका नाम अभी यहाँ क्या होता है, भागीरथ होता है। तो गंगा नदी, तो यहाँ उत्तराखंड में कई बार क्वेश्चन पूछता है कि किस नदी को उत्तराखंड में आप भागीरथी के नाम से जानते हैं, तो किसको, तो गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं अभी, भागीरथी से। और यही गोमुख, तो कई बार क्वेश्चन जब अगर आपसे पूछे कि गोमुख जो झील है या गंगा नदी का उद्गम स्थल है, तो जब आपसे ऑप्शन में पूछे, मानसरोवर भी ऑप्शन में दिया है, गोमुख भी ऑप्शन में दिया है, और गंगोत्री भी ऑप्शन में दिया है, तो इसमें ज्यादा बेटर जो आपका हो जाएगा कौन सा, गंगोत्री या फिर गोमुख या फिर मानसरोवर। ठीक है, सही तो तीनों है, लेकिन ज्यादा एग्जैक्ट कौन है आपका, तो गंगोत्री। इसके अलावा अगर गंगा की सहायक नदियों की बात करेंगे, तो गंगा की सहायक नदियों में ये यहाँ पे सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है एक नदी, जिसका नाम है अलकनंदा नदी। और ये अलकनंदा नदी क्या करती है कि आके देवप्रयाग में भागीरथी से मिलके जब एक दूसरे से दोनों का संगम होता है, तभी यहाँ गंगा नदी, यहाँ पे भागीरथी नदी का नाम क्या पड़ जाता है, तो गंगा नदी पड़ता है। लेकिन क्या है कि अलकनंदा भी अपने साथ कई सारी सहायिकाओं को लेके आती है। जैसे अगर बात करें आप, तो धौली गंगा, धौली गंगा जो है अलकनंदा नदी की सहायक नदी है, जो विष्णु प्रयाग में आके क्या करती है, अलकनंदा से मिल जाती है। और फिर नंदाकिनी भी नंद प्रयाग में आके अलकनंदा से मिलती है, और पिंडारी कर्ण प्रयाग में आके अलकनंदा से मिलती है। और रुद्र प्रयाग में कौन मिलता है भाई, तो मंदाकिनी। ठीक है, तो ये मंदाकिनी आपके मिलती है किससे, अलकनंदा से। और फाइनली अलकनंदा जो है ये देवप्रयाग में आके क्या करती है, तो भागीरथी से मिल जाती है। और भागीरथी के मिलने के बाद इन दोनों नदियों का जब संगम हो जाता है, तो इसी नदी का नाम क्या पड़ता है, गंगा नदी। ये नदी क्या करती है कि जब आगे बढ़ती है
पे क्या है, तो यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल के क्षेत्र से निकलती आपकी रामगंगा, और रामगंगा क्या करती है, गंगा नदी में कन्नौज के पास आके क्या करती है, मिल जाती है। और उसके बाद इधर तिब्बत के पहाड़ियों से निकलती आपकी घाघरा नदी और छपरा के पास ये क्या करती है, इधर आके गंगा नदी से मिल जाती है। लेकिन इससे पहले कई बार आपसे पूछता है कि गंगा की कौन सी ऐसी सहायक नदी है जो मैदानी भागों से निकलती है। तो मैदानी भागों से कौन सी नदी निकलती है भाई, तो ये है आपकी फुलहर झील। यूपी के पीलीभीत जिले से, पीलीभीत जिले में आपका पड़ता है फुलहर झील, और इसी फुलहर झील से निकलती है कौन सी नदी, गोमती नदी, जो गाजीपुर में आके क्या करती है, गंगा नदी से मिलती है। सैदपुर भित्री के पास ये क्या करती है, गंगा नदी से मिलती है। अगली नदी आपकी गंगा नदी की सहायक नदी कौन से है, तो नेपाल वाले एरिया से, इधर से तिब्बत के पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, गंडक नदी। और गंडक नदी क्या करती है, तो सोनपुर के पास आके क्या करती है, गंगा नदी से मिल जाती है। और उसके बाद फिर यहाँ पे गोसाई धाम पहाड़ी से निकलती है आपकी कोसी नदी, जिसको आप बिहार का शोक भी कहते हैं। और कोसी नदी क्या करती है, इधर भागलपुर के आसपास कुर्सेल के यहाँ आके गंगा नदी से मिल जाती है। और फिर इसके बाद कौन सी नदी आपकी, तो यहाँ दार्जिलिंग के पहाड़ियों से एक नदी निकलती है आपका, कौन सी भाई, तो तिस्ता। और यह नदी क्या करती है, गोधारी घाट में आके गंगा नदी से मिल जाती है। तो ये तो हम लोगों ने देखा कि अभी गंगा नदी के बाईं तरफ से आके मिलने वाली नदियां, यानी गंगा नदी और गंगा के बाईं तरफ की जो सहायक नदियां थी उनके बारे में चर्चा किए। लेकिन अगर आप देखते हैं कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी, तो वो अगर है तो वो कौन सी नदी है, यमुना नदी है, जो क्या है, बंदरपूछ पर्वत श्रेणी से यमुनोत्री हिमानी, जो गोमुख हिमानी का ही एक क्षेत्र कौन सा था, एक कौन हिमानी थी आपकी, तो यमुनोत्री थी। और इसी यमुनोत्री से कौन सी नदी निकलती है, यमुना नदी, जो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। और ये किस साइड से जाके मिल रही है, तो ये दाहिने साइड से जाके क्या करती है, गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, तो यमुना में, और यमुना नदी के अलावा और कौन सी नदी है जो क्या करती है, डायरेक्ट जाके गंगा नदी में मिलती है, तो दक्षिण भारत की नदियों में देखेंगे तो अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है आपकी सोन नदी, जो क्या करती है कि डायरेक्ट छपरा के पास जाके ये क्या करती है, गंगा नदी से मिल जाती है। और रही बात यहाँ यमुना नदी की, तो कई बार क्या करता है ना कि यमुना नदी की सहायक नदियों के बारे में भी चर्चा कर लेता है। तो जैसे आपसे पूछे कि यमुना नदी की सहायक नदी, तो अगर देखेंगे तो यहाँ पे जरापाऊ के पहाड़ियों से निकलती है कौन सी नदी भाई आपकी, तो चंबल नदी। और चंबल नदी की सहायक नदी आपकी कौन सी है, बनास नदी। और उज्जैन से निकलती है, ये उज्जैन बसा हुआ है जिस नदी के किनारे, यानी कि क्षिप्रा नदी भी किसकी सहायक नदी है आपकी, चंबल नदी की। और ये चंबल नदी क्या करती है, तो इटावा के पास आके यमुना नदी से मिल जाती है। और उसके बाद अगर देखेंगे आप तो ये पड़ती है सिंध नदी। अभी हमने आपको बताया था सिंधु नदी के बारे में, तो सिंधु नदी जो थी वो सिंधु नदी तंत्र था जो इधर वाले पार्ट में था, लेकिन सिंध नदी, तो सिंधु नदी तंत्र बहुत बड़ा नदी तंत्र था आपका, लेकिन सिंध नदी किसकी सहायक थी, तो यमुना नदी की सहायक थी। इसके अलावा यहाँ देखेंगे तो विंध्याचल के पहाड़ियों से बेतवा नदी निकलती है, जो हमीरपुर के पास जाके क्या करती है, यमुना में मिल जाती है। और कैमूर के पहाड़ियों से निकलती है कौन सी नदी, केन नदी। और ये नदी क्या करती है, तो बांदा के पास जाके यमुना नदी से मिल जाती है। और यमुना
नदी सभी नदियों के जल को अपने साथ लेके आगे बढ़ते हुए यहाँ पे प्रयागराज में, ठीक है, प्रयागराज में क्या करती है, गंगा नदी में मिल जाती है। और गंगा नदी में मिलने के बाद गंगा नदी जब क्या करती है, आगे बढ़ती है, तो गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले दो धाराओं में बढ़ जाती है। जिसकी पहली धारा कौन सी है, तो पहली धारा जो होगी आपकी, तो ये आपकी इधर एक धारा जो पश्चिम बंगाल के साइड जा रही है, जिसको आप क्या कहते हैं, हुगली नदी। और जो एक गंगा नदी की धारा होती है जो बांग्लादेश में जाती है, और यहीं पे फरक्का बांध जो बना हुआ है, यही तो आपकी जो दूसरी धारा जाती है बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो ये आपका कौन से नाम से जाना जाता है, तो इसी गंगा नदी का नाम क्या पड़ता है, पद्भा। लेकिन इसी गंगा नदी से जो सिंधु नदी आ रही थी, और सिंधु नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती थी तो इसका नाम क्या था, जमुना। लेकिन जब सिंधु नदी क्या की, गंगा नदी से मिल जाती है, तो मिलने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा। और पद्मा और ये सभी मिलने के बाद गंगा नदी को बंगाल के खाड़ी में गिरने से पहले आप किस नाम से जानते हैं, तो मेघना नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया कि अभी बात की है गंगा नदी और गंगा की सारी सहायक नदियों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है, ठीक है। तो क्या है ना कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है यहीं से कि पूछ लेगा कई बार कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ हुआ, या गंगा नदी निकलती कहाँ, या गंगा नदी को उत्तराखंड में किस नाम से, तो उत्तराखंड में ये क्या है, भागीरथी। उत्तराखंड के बाद अगर देखेंगे तो इसका नाम क्या है भाई, तो गंगा पड़ा। फिर यही गंगा नदी क्या हुई, जब बांग्लादेश में गई तो इसका नाम पद्भा पड़ा। लेकिन जब जमुना यानी ब्रह्मपुत्र जो थी, असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र था, तो जब जमुना नदी से इसका क्या हो गया, संगम हुआ, तो इसका नाम पद्मा पड़ा। और पद्मा पड़ने के बाद फिर क्या हुआ, तो इसका नाम बंगाल के खाड़ी में गिरने से पहले मेघना था, ठीक है। तो हम लोग क्या किए कि आज बहुत अच्छे से चर्चा इस पे हम लोग कर लिए हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू क्लास।